friends, welcome back here on this YouTube channel Vikas Education Hub. I'm Vikas sir. Today going to teach you about how to solve unseen passage. In this topic, we will discuss about our next WH word, when, where and how. तो देखिए दोस्तों, हम अपना ये अनसीन का पैसेज का टॉपिक चल रहा है और इसका जो अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर होगा हाउ टू सॉल्व WH वर्ड क्वेश्चंस और उसमें अपने पास में पढ़ेंगे व्हेन वेयर और हाउ, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए पीछे के अपने जो लेक्चर थे उनमें अपन कौन कौन से WH वर्ड्स थे उन पर डिस्कस कर चुके थे। एक बार उनको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट, हु, whom, whose, which and why. These WH words are discussed in our last lectures, यानी अपने जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें अपन इन WH वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं व्हेन, वेयर और हाउ। अब देखिए पहले आप तीनों के याद देखिए और कौन से सेंस में किसका यूज किया जाएगा, क्यों किया जाता है वो समझने की कोशिश करना। आपको सेकंड लेक्चर में मैंने कहा था कि व्हेन का अर्थ होता है कब, वेयर का होता है कहां और हाउ का अर्थ होता है कैसे। अब देखिए व्हेन का अर्थ कब होता है और यह कोई भी टाइम पूछने के लिए या कोई भी समय याद करने के लिए यूज किया जाता है। फाइंड आउट टाइम यानी कोई भी समय याद करने के लिए, और वेयर कहां ये बताएगा किसी प्लेस को, और हाउ कैसे ये बताएगा किसी भी घटना होती है उसका महीना जानने के लिए कि वह घटना कैसे घटित हुई। ये है अपने पास में व्हेन, वेयर और हाउ। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी व्हेन। देखिए पहले आप व्हेन के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर देखिए उसमें क्या है, यानी व्हेन में जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है उसकी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में स्टार्ट में आएगा व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और लास्ट में आपके पास में अदर वर्ड आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटरोगेशन। ये होती है अपने पास में व्हेन से कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है उसकी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटरोगेशन। अब आप देखिए व्हेन अपने पास में किसी टाइम को फाइंड आउट करवाई गई, और देखिए किसी भी टाइम को फाइंड आउट करते हैं उस टाइम से पहले अपन किसका यूज करते हैं, अपने पास में कोई प्रीपोजिशन यूज की जाएगी। और प्रीपोजिशन कौन सी, ऐसी प्रीपोजिशन जो किसको इंडिकेट करेगी, किसी टाइम को इंडिकेट करती है। और या फिर अपने पास में किसी टाइम को इंडिकेट करने वाले एडवर्ब का यूज करते हैं, और उसमें कौन सी एडवर्ब आती है अपने पास में, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी अपने पास में जो एडवर्ब ऑफ टाइम उनमें अपन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, जितने भी टाइम को इंडिकेट करती हैं उस प्रकार की एडवर्ब्स, और कुछ अपने पास में प्रीपोजिशन होती है, इनका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। इस तरह से अपने पास में किसी प्रीपोजिशन प्लस टाइम का यूज करेंगे या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा। तो देखिए अपने आंसर की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो देखना। आंसर के स्ट्रक्चर में अपने पास में स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और आपको आगे टाइम को इंडिकेट करने वाला कोई एडवर्ब होगा आपके पास में, या फिर कोई प्रीपोजिशन होगी, इनका यूज करेंगे। देखिए यानी यहाँ अपना आंसर होगा और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया गया, इसको बॉक्स में किया है और इधर इसको बॉक्स में किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ इसका आंसर अपने पास में आएगा। अब आप देखिएगा साथ साथ नोट भी करते रहना है। देखिए एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक में से ही, और आपकी एक पोएम का एग्जांपल लेके चलते हैं। पोएम में आपकी द सेवन एज ऑफ मैन, यानी आपकी जो फोर्थ पोएम है उसमें से व्हेन डायल्स द मैन बिकम
हेल्पलेस, हेल्पलेस का अर्थ होता है असहाय। अब देखिए, व्हेन डज द मैन, कोई आदमी, बिकम, बन जाता है हेल्पलेस यानी असहाय, यानी व्यक्ति असहाय कब बन जाता है। तो देखिए, आप उस पॉइंट के बारे में पढ़ोगे जो उसकी लास्ट स्टेज आती है, जिसको सेकंड चाइल्डिशनेस भी कहा जाता है, और सेवंथ स्टेज होती है यानी लास्ट स्टेज में। तो देखिए आप क्या लिखोगे, आपका स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट में क्या जाएगा, द मैन, आपकी मैन की जगह हो सकता है कोई पर्सन यूज कर ले आपके पास में। तो देखिए द मैन, पर्सन यूज किया तो आप पर्सन लिख दीजिए, या मैन लिखा तो मैन लिख दीजिए आप, द पर्सन या मैन। अब देखो आप डेल्स को उठाओगे यहाँ से, तो बिकम आपके पास में V1 दे रखा है, और ये V1 किस में हो जाएगा, V5 में। तो V5 क्या बनेगा, बिकम्स हेल्पलेस, यानी एक व्यक्ति ऐसा बन जाता है, कब बन जाता है, देखना इतना, इन द लास्ट स्टेज, इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज और हर लाइफ। यह जाएगा आपके पास में द मैन, या पर्सन आ जाएगा आपके पास में, बिकम्स लिख दोगे, हेल्पलेस यानी ऐसा बन जाता है कब, आपके पास में ये टाइम बता दिया, इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज और हर लाइफ। हिज और हर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर या पर्सनल वर्ड दिया जाएगा वो कॉमन जेंडर के रूप में यूज होगा, और हिज और हर मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करेगा। या फिर आप यूं कह सकते हो, लास्ट स्टेज लिखा मैंने वहां पर, आप लास्ट स्टेज का नाम भी दे सकते हो। लास्ट स्टेज कौन सी है, सेवंथ स्टेज, इन द सेवंथ स्टेज। तो अंतिम अवस्था में व्यक्ति क्या हो जाता है, असहाय बन जाता है। तो ये हो गया अपने पास में कोई बहन से पूछे तब। अब देखिए आगे मैं बात करता हूं, और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, आपकी बुक में से ले रहे हैं, ये पार्ट का हो गया, क्लोज पार्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 थर्ड थॉट्स, और पेज नंबर 21, यानी किसके पेज पे आपको चैप्टर दे रखा है, उसमें से एक क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन निकाला गया है। और वो क्वेश्चन कौन सा है, व्हेन डज द नरेटर। देखिए नरेटर क्या होता है, कोई कहानीकार होता है, वर्णन करता बोलते हैं या कहानीकार कहते हैं। गिव अ हिज artistic articles, ये when does the narrator give up his artistic articles, when does the narrator वर्णन करता give up त्याग देता है या उनको फेंक देता है, his artistics का क्या होगा यहाँ पर, कलात्मक, यानी जिसमें कुछ कलाकारी की गई हो वो कलात्मक होते हैं। आर्टिकल्स का अर्थ यहाँ किससे होगा, वस्तुओं से, जो कहानीकार के पास में या वर्णनकर्ता के पास में जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनको वह कब त्याग देता है। अब देखिए आपके जो चैप्टर स्टार्ट में बात दे रखी होती है कि वर्णनकर्ता है कहानीकार ऐसी बातें बताता है कि जब मैं कुछ आर्टिस्टिक आर्टिकल्स खरीदता हूँ या कलात्मक वस्तु खरीदता हूँ और उनसे जब मैं उब जाता हूँ, बहु बन जाता हूँ, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, उनको त्याग देता हूँ। अपने पास में होता है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको अपन बार बार यूज लेते हैं और फिर हम उनसे उब जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम भी त्याग देते हैं। वैसे ये कहानीकार भी क्या करता है, उन आर्टिस्टिक्स आर्टिकल्स होती हैं उनको क्या करता है, त्याग दे। तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, द सब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट में, नरेटर, डज को उठाओगे, यहाँ जाएगा गिव्स है। अब देखिए एक ध्यान देना, गिव अप आपके पास में क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है, यानी किसी भी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन यूज की जाती है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो यहाँ से देखिए डज हटाएंगे और गिव के साथ में क्या लग जाएगा, आपके पास में V5 बन जाएगा। तो द नरेटर गिव्स अप हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, कब त्याग देता है, व्हेन, कब, जब, तो कब त्यागेगा, व्हेन ही इज टायर्ड ऑफ इट्स, बन जाएगा। देखिए द नरेटर गिव्स अप his artistic articles when he tired of its, या दूसरे तरीके से आप बहन क्लास से स्टार्ट करके ले सकते हो, उससे देखो आप आंसर कर रहा हूं, दूसरा तरीका और आप यूज कर सकते हो, उससे देखो आप कैसे लगे। when the narrator
इज टायर्ड ऑफ हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, कॉमा लगा देना, उसके बाद आगे उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे, ही यूज कर लोगे, और आगे वाला डज को उठा करके यूज अप वाला कर देना। तो क्या लिखोगे, व्हेन द नरेटर, व्हेन द नरेटर is tired of his artistic articles, कॉमा लगा दो। क्या लिखोगे, ही क्या कर देता है, वह त्याग देता है, तो gives अब देखो देन, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, आंसर बन गया। कैसे, क्योंकि आप देखो प्रोनाउन यूज कर रहे हो, देन लेटर किसी आपने ही क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया, और देन किस लिए आपने यूज किया है, आर्टिस्टिक आर्टिकल्स आपने की जगह। तो देखिए वापस आप द नरेटर नेम और आर्टिस्टिक आर्टिकल्स वापस ना लिख करके आप क्या कर सकते हो, उनकी जगह प्रोनाउन यूज करोगे। प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, द नरेटर की जगह क्या यूज किया है, ही यूज किया है, और आर्टिस्टिक आर्टिकल्स हैं उनकी जगह क्या यूज किया आपने, दे में यूज किया है। अब इस चर्चा करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड। हाँ देखिए अपना नेक्स्ट WH वर्ड है विहेड, और विहेड का अर्थ होता है कहाँ, आपको बताया था कि कोई स्थान या प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और इसमें भी वही सेम बात है, इसका आंसर देंगे तब अपने पास में किसी प्लेस को इंडिकेट करने वाली प्रीपोजिशन का यूज करेंगे या फिर किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया जाएगा। तो देखिए वो स्ट्रक्चर होती है इसकी सेम, WH वर्ड के रूप में विहेड आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास में कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, उसके बाद में रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड रहेगा, सेम स्ट्रक्चर। और आंसर किस स्ट्रक्चर में आएगा, स्टार्ट में आपका क्या जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मैन वर्ब, और उसके बाद में आपके पास में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे आपको जो वेयर के बारे में यानी कि जो प्लेस पूछा गया है उस प्लेस को आप लिख दीजिए, बस इतना से सिंपल सा है। लास्ट में साइन ऑफ इंटरवेंशन को उठा के लगाते हैं, लिस्ट पे लगा देते हैं। अब देखिए ये तो ये क्वेश्चन और आंसर की स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए आपकी पोएट्री पार्ट है, उसी से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वह और आपकी जो पेज नंबर 90 पे आपकी सेकंड पोएम दे रखी है, और उस पोएम का नाम है ए बॉयज सॉन्ग, और रिटन बाय W.W. गिब्सन, उसके द्वारा लिखी गई पोएम है। और उसी में से फर्स्ट स्टैंजा, उसी में से एक क्वेश्चन निकाला गया है कि वह डैश द ब्लूटेड शिफ्ट। अब देखिए वह डैश द ब्लूटेड है, एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसका नाम होता है राम घंघरा नामक चिड़िया, और शिफ्ट यानी बैठना, कहाँ बैठती है। अब देखिए आपकी उस पोएम में दे रखा है कि एक छोटी सी चिड़िया होती है, वह एक स्लोई नाम की जंगली बेर होता है उनकी झाड़ियों पर बैठती है। देखिए आप क्या लिखोगे, आपका स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, द ब्लूटेड, डज को उठाओगे, सीट का बन जाएगा सीट्स। और मैंने कहा था कि स्थान लिखने से पहले आप क्या लिखोगे, कोई प्रीपोजिशन लगाओगे, प्रीपोजिशन मैंने कौन सी लगाई है, ऑन लगाई है, किस पे बैठती है, ऑन द स्मॉल श्रब्स होती है कांटे वाली झाड़ियां, और उनमें आपके नाम दे रखा है कौन सी, जैसा कि यानी, और झाड़ी का नाम क्या दे रखा है, स्लॉय, यानी जंगली बेर की झाड़ियां होती हैं। तो ये बन गया आपका आंसर। कैसे बनाना, स्टार्ट में सब्जेक्ट आ गया, डज को उठाया, आपके पास में जो ये सीट वर्ब दे रखी है इसको आपने सीट्स बना लिया, आगे आपने प्रीपोजिशन यूज कर दी और कहां बैठती है उस प्लेस को आपने शो कर दिया। इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन हो रहा है कि वह डैश एन ईगल फ्लाई, यानी ईगल होता है बाज पक्षी, वह कहां उड़ता है, और आप पोएम को पढ़ोगे उसमें दे रखा है कि जो बाज पक्षी होता है वह खुले आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। देखिए उसका आंसर भी आप दे सकते हो, और उसका आंसर कैसे दोगे, यानी क्वेश्चन क्या बना लिखना चाहो तो बस आप बोल रहा हूं, बोलते वक्त आप लिख लेना, वेयर डज एन ईगल फ्लाई, बाज पक्षी कहां उड़ता है, आपका आंसर हो जाएगा एन ईगल, डज को उठाओगे, फ्लाई का बन जाएगा फ्लाइज वेरी हाई, यानी बहुत ऊंचा उड़ता है, कहां पर, इन द फ्री स्काई, यानी जो खुला आसमान होता है उसमें क्या करता है, उड़ता है। तो ये वेहर का हो गया। अब देखिए अपन ने यहाँ पढ़ा है वेहर और वहीन, अब इन दोनों का एक क्वेश्चन अपन मिक्स भी ले सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 9 और ए वॉक थ्रू द फायर, यानी आग में से होकर गुजरने वाला एक आपके चैप्टर दे रखा है, उस चैप्टर में एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें वहन और वहर दोनों आते हैं, और देखिए उसमें है वहन एंड
where was the entertainment so organized ये क्वेश्चन when and where was the entertainment so organized देखिए कि when कब and where कहाँ was the entertainment so क्या होता है मनोरंजन वाली जो कर्तव्य होती है उनकी बात होती है ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया गया अब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर आपको दे रखा है कि इस प्रकार का शो है वह यानी कहाँ आयोजित किया जाता है तो देखिए जिस कैंप के अंदर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे जिस कैंप के अंदर जो कहानीकार है वर्णन करता है वह रहता है एक कैंप में रहता है उस कैंप की बात हो रही है उस वहां पर आयोजित किया जाता है और कब आयोजित किया जाता है जब लेखक अपने नई दिल्ली के हेडक्वार्टर के लिए अपनी नई पोस्टिंग की तैयारी करता है उससे पहले वाली शाम को होता है आयोजित देखो आप क्या लिखोगे आपका स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट क्या लिखोगे द एंटरटेनमेंट शो ये आपके पास में क्या बन जाएगा स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या लिखोगे द entertainment show was organized on the evening यानी उस शाम को किया जाता है कभी when the narrator अब देखिए कब जब कहानीकार को टू लीव उसको छोड़ना पड़ता है क्या टू लीव हिज कैंप किसके लिए फॉर न्यू पोस्टिंग ये उस शाम को छोड़ करता है और उसके बाद में फिर कहा ये तो हो गया बहन का पहले कहाँ आयोजित किया गया आगे लिख देना दिस यानी दिस शो वाज या इट वाज आप क्लिक कर देना इसके प्रोनाउन काम ले सकते हो या दिस शो भी कर सकते हो वाज ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया गया कहाँ आयोजित किया गया अब आप इसके बारे में बता सकते हो एट अरे आपके पास में वहां बुक में नाम दे रखा है सेपर गेम और कहाँ है आगे एट बेगमपेट और एक बेगमपेट कहाँ है पर यानी इन हैदराबाद स्टेट आप सीधा लिख देना इन हैदराबाद स्टेट तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा देखिए ये हो गया बहन एंड वेयर वाला अब देखिए हाँ देखिए अपना नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड है हाउ और हाउ का अर्थ है कैसे और इसका यूज कोई भी अपने पास में इंसिडेंट होती है घटना होती है उसको डिटेल में जानने के लिए या किस तरीके से घटना घटित हुई है उसका मैनर तरीका जानने के लिए किया जाता है और देखो इसका आंसर देते हैं वो या तो बाई या विद प्रीपोजिशन से देते हैं या फिर अपन कोई बड़ा मान लीजिए अपने पास में कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया क्या जाता है कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उसका आंसर देते हैं तो पहले अपन उसका डिटेल बताते हैं पूरी या उसका मैनर बताते हैं मैनर बताने के बाद में अपन क्या करते हैं लास्ट सेंटेंस के रूप में 10 से स्टार्ट करते हैं 10 लगा के कॉमा लगाते हैं और फिर दिए गए क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को क्वेश्चन बदल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं आप फिर ये देखिए क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या बनेगी हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन सेंटेंस लास्ट में क्या जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन और यही रहेगा अपने आंसर की स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी स्टार्ट में सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर मैन वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है फिर अदर वर्ड आता है और जो अपने को घटना के बारे में पूछ रखा है उसको बाई या विद प्रीपोजिशन या फिर 10 से लगा करके आगे अपन क्या करते हैं अपना आंसर दे देते हैं इस तरह से बनता है देखिए अपन एग्जांपल्स लेते हैं साथ साथ लिखते भी रहना फिर ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अब देखिए पहले चैप्टर का आपका एग्जांपल ले रहा हूं हाउ वाला और अच्छा क्वेश्चन उसी में पहले चैप्टर को पढ़ोगे चैप्टर का नाम है वाटर रिटन बाय प्रोनेंट साइंटिस्ट सीवी रमन यानी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सीवी रमन उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर देखिए उसमें आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल इजिप्ट इसको बोलते हैं
मिस्र की सभ्यता, द सिविलाइजेशन ऑफ मिस्र इज नोन एज इजिप्ट, यानी मिस्र की सभ्यता को इजिप्ट के रूप में जाना जाता है। और देखिए मैं निर्मित हुई बनी किसके द्वारा, बाय द रिवर नाइल, यानी जो नील नदी है उसके द्वारा मिस्र की सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए इसको अपन क्या करते हैं, यानी ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है तो अपन 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए आंसर कैसे बनेगा, आप लिख दोगे स्टार्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, इजिप्ट, यानी इजिप्ट वाज मेड बाय द रिवर नाइल, ऐसे दे सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका और है, कैसे बनी उसका रीजन आप पहले बता दो, लिख दोगे। देन देखो बनती कैसे, पहले आप हिंदी में समझिए, उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं कि जो नील नदी है वह अपने बाढ़ के पानी के साथ में या बहते हुए पानी के साथ में क्या लाती है, कुछ मिट्टी के कण लाती है, और वो मिट्टी के कण क्या कैसे होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और उपजाऊ होने के बाद में वो क्या करते हैं, वहां पर बहुत सारी पैदावार करते हैं, और ये उसकी सभ्यता में एक प्रकार का वरदान साबित हो जाते हैं। और वरदान का मतलब क्या हो गया, वहां पर बहुत सारी उपज होती है, उपज के कारण वहां पर क्या किसका निर्माण होता है, इसकी नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता बन जाती है। देखिए आंसर कैसे बनेगा, देन वाटर ऑफ, या आप ही सीधे है जो बाढ़ का पानी बनता है या बहने वाला पानी बनता है उसको फ्लड वाटर कह सकते हो। द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर नाइल क्या करता है, लेके आता अपने साथ में क्लाउड, क्या लेके आया, यानी फाइनेस्ट सिल्ट, सिल्ट का क्या होता है, गाद, जिसको अपन बोलते हैं किचन नुमा मिट्टी होती है उसको गाद कहते हैं। देखिए यानी क्या लेके आता है, फाइनेस्ट सिल्ट, फिर देखो क्या लिखोगी, दिस वाटर इज प्रूव्ड बोन, बोन का क्या था, वरदान साबित होना, किसमें, इन द सिविलाइजेशन ऑफ, इन द सिविलाइजेशन ऑफ, कौन सी सिविलाइजेशन है, ऑफ इट्स वैली, वैली का क्या यहाँ पर घाटी से होगा, यानी इसकी जो घाटी होती है उसमें यह क्या एक वरदान साबित होती है। और डिटेल में देना दे सकते हो आप, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, किससे बनाओगे आप, 10 से 10 इस प्रकार आगे लिखोगे आप, इजिप्ट वाज मेड बाय द रिवर नाइल, इस प्रकार क्या होता है, यानी नील नदी के द्वारा मिस्र की सभ्यता का निर्माण होता है। हाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं अपन, और ये एग्जांपल अपनी पोएट्री वाले पार्ट से, पहले जैसे अपने प्रोज वाले पार्ट से, अब ले रहे हैं पोएट्री वाले पार्ट से। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, और देखिए मैंने बताया था कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन कैसे बी हो सकता है परफेक्ट, यानी पूर्ण बन सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार मानव जीवन कैसे पूरा बन सकता है, पूर्ण बन सकता है। देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट को मिला करके यहाँ भी आ सकता है, मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू द पोएट दे रखा हो, अकॉर्डिंग टू द राइटर दे रखा हो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर दे रखा हो, अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे रखा हो, तो आप उसको किससे स्टार्ट कर दोगे, अकॉर्डिंग टू से स्टार्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट कॉमा लगा देना, उसके बाद में दिए गए क्वेश्चन को आप अफर्मेटिव में चेंज कर दोगे, कैसे बनाओगे, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, यानी कि कवि के अनुसार मानव जीवन को बाय डूइंग, यानी किसके द्वारा बना सकते हैं अपन, पूर्ण, बाय डूइंग करके, गुड अच्छे एंड नोबल डीड्स, डीड्स करते से हुआ कार्यों से, यानी अच्छे और महान कार्य करके अपन बना सकते हैं। दोस्तों आज का अपना टॉपिक था डब्ल्यूएच वर्ड वाले थे व्हेन वेयर एंड हाउ, और अब आपसे थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा कि जो आज 3 आपको डब्ल्यूएच वर्ड करवाए गए हैं उनके आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, उनमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अपने कमेंट बॉक्स में आप बने रहिए इस YouTube चैनल पर और देखते रहिए अपने इस YouTube चैनल विकास एजुकेशन। आपको धन्यवाद।